नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है दो सिस्टम के द्वारा किया जाता है। एक जो सिस्टम होता है उसका नाम है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एक कोशिका दे रखी है, यानी ये आपको यहाँ पर एक कोशिका दिखाई गई है। इस कोशिका को गौर से देखिए। कोशिका के जो मेनली पार्ट हैं वो होते हैं तीन पार्ट। यानी ये जो सेंटर में दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। और ये जो कोशिका का कवर है, बाहर की तरफ जो कोशिका को घेरे हुए है, ढके हुए है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अब देखिए, जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को बनाने के लिए भी बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। अब ये कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं यानी अनेक कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रुप बना लेती हैं। इस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। यानी अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है टिश्यू या ऊतक। इसी प्रकार से ये अनेक ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं, यानी अनेक ऊतक जब ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, तो अंग का निर्माण होता है। अर्थात अनेक ऊतक मिलकर के ऑर्गन या अंग बनाते हैं। अब ये दूसरी स्लाइड देखिए। ये एक सेल है, यानी एक सिंगल सेल है, और ये इसी प्रकार की बहुत सारी सेल मिलकर के ये ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ये ऑर्गन बना रहे हैं, और सारे ऑर्गन मिलकर के, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स या अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक वे कोशिकाएं जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ बाहर निकालती हैं, यानी इनके अंदर से कोई पदार्थ बाहर निकलता है, ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं स्रावी कोशिकाएं। दूसरी वे कोशिकाएं होती हैं जो अपने अंदर से किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ बाहर नहीं निकालती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं अस्रावी कोशिकाएं। अब ये जो स्रावी कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी स्रावी कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं स्रावी ऊतक या सेक्रेटरी टिश्यू। और इस सेक्रेटरी टिश्यू को ही क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं या ग्लैंड कहते हैं। तो ये ग्रंथि है। ये एक सेल थी, जो कौन सी सेल थी? सेक्रेटरी सेल थी। और इसी प्रकार की बहुत सारी ये सेक्रेटरी सेल मिलकर के ये बनाती हैं एक टिश्यू, और ये है सेक्रेटरी टिश्यू। और इस सेक्रेटरी टिश्यू को ही कहते हैं ग्रंथि या ग्लैंड। टाइप ऑफ ग्लैंड, यानी जो ग्रंथियां हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरी होती हैं एक्सोक्राइन या बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों में क्या अंतर है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? इसमें नलियां नहीं पाई जाती हैं। यानी ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसलिए जब नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो अपने स्रावी पदार्थ को सीधे कहाँ डाल देती हैं? ये रक्त में डालती हैं। यानी स्रावी पदार्थ को सीधे रक्त में डालती हैं, ब्लड के अंदर डाल देती हैं। इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है, उस स्रावित पदार्थ का नाम है हार्मोन। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो पदार्थ निकलता है, स्रावित होता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो प्रभाव है दैहिक होता है। दैहिक का मतलब है कि इनका जो प्रभाव है, इनका जो इफेक्ट है पूरी बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि स्रावी जो पदार्थ है वो ब्लड में डाला जाता है। अब ब्लड में डाला जाएगा तो ये पूरे शरीर में जाकर के काम करेगा। अब ये दूसरी हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, यानी बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं। यानी ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, और जब नलिकाएं पाई जाती हैं तो अपने स्रावी पदार्थ को सीधे ले जाकर के कहाँ डालती हैं? ये लक्ष्य अंग तक डालती हैं। यानी इनके स्रावी पदार्थ को जहाँ जिस अंग में काम करना होता है वहाँ उस अंग पर इनका प्रभाव होता है, और वहीं इस पदार्थ को डाला जाता है। इनके द्वारा स्रावित जो पदार्थ है उसका नाम है एंजाइम। यानी इनके द्वारा एंजाइम स्रावित किया जाता है, और इनका जो प्रभाव है वो स्थानीय प्रभाव होता है। यानी जिस अंग पर उस एंजाइम को काम करना होता है वहीं पर कार्य करता है, यानी पूरी बॉडी पर इनका प्रभाव नहीं होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनकी लोकेशन देखते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये है ब्रेन,
ब्रेन में दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि है, और दूसरी है पीनियल ग्रंथि, यानी ये है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, ये है पीनियल ग्रंथि। यहाँ पर गले में, ये जो गला है, गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद में ये दोनों फेफड़े होते हैं और फेफड़ों के बीच में ये जो भाग है यहाँ पर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। और ये लीवर है, लीवर के पास यहाँ पर पाया जाता है पैंक्रियाज या अग्नाशय, और ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय को कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, जो कि मिश्रित ग्रंथि होती है। इसी प्रकार यहाँ ये फीमेल के अंदर अंडाशय होते हैं दो, तो ये होती हैं ओवेरी ग्रंथि यानी अंडाशय ग्रंथि, और ये जो मेल होता है, मेल के अंदर ये पाए जाते हैं यहाँ पर टेस्टिस यानी वृषण ग्रंथि। इसके अलावा ये जो किडनी होती हैं, दोनों किडनियों के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है एड्रीनलिन ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये इनकी लोकेशन हुई। ये है अग्नाशय ग्रंथि, और ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब है कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के समान कार्य करती है, यानी ये बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इनके बारे में डिटेल से आगे बढ़ेंगे। हमारे शरीर में दो ग्रंथियां ऐसी हैं जिनको सेक्स ग्रंथि या लिंग ग्रंथियां कहते हैं। तो सेक्स, वैसे हमारे शरीर के अंदर यानी मानव के अंदर दो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। ये पाया जाता है मेल के अंदर, इसको बोलते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी नर जनन तंत्र एक तरह से। और इसमें ये जो ये पाए जाते हैं, ये जो भाग है, इसको वो कहते हैं टेस्टिस या वर्षण। तो ये वर्षण एक ग्रंथि के समान कार्य करते हैं या इनमें से हार्मोन स्रावित होते हैं। इसी प्रकार ये फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, जो दोनों साइडों में यहाँ पर दो अंडाशय हैं, ये अंडाशय हैं। अंडाशय भी क्या है? एक ग्रंथि के समान कार्य करता है, क्योंकि इनमें से भी बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो सेक्स ग्रंथि दो ही, एक तो वर्षण और दूसरा अंडाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी ये है लीवर। लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ध्यान रहे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर बताना है, लेकिन ये एक्सोक्राइन ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? अगर मान ले क्वेश्चन आए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये गला है, और गले में ये जो पाई जा रही है, यानी इसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ये है थायराइड ग्रंथि, जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। यानी शरीर की अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछे, सबसे छोटी का मतलब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। तो ये पीनियल ग्रंथि यहाँ ब्रेन में पाई जाती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ये है पीनियल ग्रंथि, जो आपको दिखा रखी है। पीनियल ग्रंथि है सबसे शरीर की छोटी ग्रंथि है। शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, यदि शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो यह है पीयूष ग्रंथि। ये देखिए, ये ब्रेन होता है, और ब्रेन के अंदर ही ये इस प्रकार से मटर के दाने की जैसी जो ग्रंथि पाई जाती है उसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अब हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है। ये देखिए अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि में दो भाग होते हैं। ये जो बीच बीच में यहाँ पर ये जो लिक्विड पार्ट है इसका, यानी दरो जो भाग है लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट इस ग्रंथि का एक्सोक्राइन पार्ट है, यानी ये बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। और इस लिक्विड पार्ट के अंदर, यानी इस तरल के अंदर, ये जो कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जगह जगह जो कोशिकाओं के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, इन गुच्छों को कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, इनमें 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, यानी 4 प्रकार की कोशिका इनमें पाई जाती हैं। एक है अल्फा कोशिका, एक है बीटा कोशिका, एक होती है गामा कोशिका, और एक होती है एफ कोशिका, यानी एफ सेल। अल्फा, बीटा, गामा और एफ। अब देखिए इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। अल्फा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन।
इसी प्रकार बीटा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ये देखिए अल्फा सेल है, यानी अल्फा कोशिका है। अल्फा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगोन हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का काम है लीवर में इकट्ठा रहता है ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और ये कार्य कब होता है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सके। और इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन इंसुलिन हार्मोन की बात करते हैं। देखिए इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो होता है बीटा सेल से। इन बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होता है उस हार्मोन का कार्य क्या है? देखिए हार्मोन का काम है ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ब्लड ग्लूकोज को यहाँ ब्लड से उठा करके कोशिका के रिसेप्टर तक पहुँचाना। फिर ये जो ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा हमारे ब्लड में क्या आता है? ग्लूकोज आता है। और ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस ग्लूकोज को कोशिका तक लेके कौन जाता है? क्योंकि ब्लड में तो कुछ इससे ऊर्जा बनेगी नहीं, ऊर्जा तो कहाँ बनेगी? सेल्स में बनेगी। तो इस ये ट्रक मैंने दिखा रखा है आपको, वास्तव में ये ट्रक नहीं है, ये इंसुलिन है। क्योंकि ट्रक के समान कार्य कर रहा है, ये लोडिंग का काम कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से ग्लूकोज को ब्लड में से उठाता है और अपने ऊपर लादता है और ले जा कर के कहाँ छोड़ देता है? कोशिका की इस रिसेप्टर के पास छोड़ देता है। फिर ये कोशिका के अंदर चला जाता है। अब देखिए इंसुलिन हार्मोन की यदि कमी हो जाए शरीर में, यानी यदि शरीर में इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाने का काम ही तो करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन ही नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, कोशिका में जा नहीं पाएगा, इसलिए रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो ब्लड है, खून है, वो क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की प्रकृति कैसी होती है? मीठी। ये जो बीमारी होती है इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, यानी यदि रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए इंसुलिन की कमी होने पर, तो ये जो बीमारी होती है का नाम है डायबिटीज मेलिटस। अब इस डिजीज़ के लक्षण क्या हैं? यानी जो शुगर की बीमारी है उसके लक्षण क्या हैं? एक तो है कि मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ज़्यादा हो जाएगी, यानी मूत्र में ग्लूकोज बाहर आएगा। दूसरा काम क्या है? मूत्र सांद्र हो जाएगा, यानी मूत्र गाढ़ा हो जाएगा। इसके अलावा मूत्र में पानी ज़्यादा जाएगा और मूत्र की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और प्यास अधिक लगेगी। अगर ये इस प्रकार के लक्षण हैं, इसका मतलब डायबिटीज़ मेलिटस का रोग हो सकता है। इंसुलिन के बारे में कुछ फैक्ट और भी हैं। इंसुलिन का एक ये मतलब कार्य होता है इसका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, लेकिन ये काम कहाँ? यकृत यानी लीवर में किया जाता है, यानी लीवर के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन। इसी प्रकार सुअर का इंसुलिन और मनुष्य का इंसुलिन आपस में क्या है? समान है, लगभग समानता रखते हैं ये। इंसुलिन को एक डहेलिया नामक पौधा होता है उसकी जड़ों से भी प्राप्त किया जाता है। और इंसुलिन पहली वो प्रोटीन है जिसको डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। फ्रेडरिक सेंगर ने गाय के इंसुलिन की संपूर्ण संरचना की जानकारी दी थी, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो डायबिटीज़ मेलिटस हमने पढ़ी है कि इंसुलिन की कमी से क्या होती है? डायबिटीज़ मेलिटस। ये डायबिटीज़ मेलिटस दो प्रकार की होती है, एक होती है डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट और एक है डायबिटीज़ मेलिटस सेकेंड। डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट जो है, डीएम फर्स्ट जो है, वो होती है 40 साल से पहले, और डीएम सेकेंड जो होती है वो होती है 40 साल के बाद। डीएम फर्स्ट एक आनुवंशिक बीमारी है या आनुवंशिक रोग है, जबकि ये जीवन शैली के कारण होता है डीएम सेकेंड। इसमें क्या होता है? इसमें बीटा सेल नष्ट हो जाती हैं। बीटा सेल नष्ट हो जाएंगी तो इसमें इंसुलिन नहीं बनता है, जबकि इसमें क्या होता है कि बीटा सेल तो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन कोशिका का सेल्स का जो रिसेप्टर होता है वो खराब हो जाता है, यानी रिसेप्टर जो ग्लूकोज को इंसुलिन से ले रहा था वो रिसेप्टर खराब हो गया इसमें।
इसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, तो इसका इलाज क्या है? इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, यानी डेली इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जबकि इसका इलाज दवाइयों के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट और सेकंड की में अंतर। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बोकन जीके को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।